अब जब अपन मूव करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा एंगल बनता है? वहां एंगल बनता है 0 से लेकर 90 डिग्री का। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल बनता है वो बनता है 90 से लेकर 180 डिग्री का। थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल बनता है दैट इज फ्रॉम 180 टू 270 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल बनता है दैट इज फ्रॉम 270 टू 360 डिग्री। करेक्ट। तो इस तरीके से अपना एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है जिसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट नंबर 1 2 3 4। और पूरा सर्कल कंप्लीट होकर कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का बनता है। करेक्ट। अब ये बेसिक चीज थी। अब अपने को शुरू करना है बिल्कुल लाइन एंड एंगल से। प्लीज ये माइक किसका ऑन है? माइक ऑफ कर लीजिए। आपके यहाँ से आवाज आ रही है, जिसका भी माइक ऑन है प्लीज पुट ऑफ योर माइक। लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में अपने को समझना है, तो शुरू अपन करेंगे टाइप्स ऑफ लाइन से कि भाई लाइन कितने टाइप की होती हैं। क्योंकि मैं एकदम बेस से एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपका कुछ भी बेसिक क्लियर नहीं है अबाउट ज्योमेट्री तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अपन बिल्कुल बेस से स्टार्ट करके आज बिल्कुल एंड पर उसको छोड़ने वाले हैं। कोशिश यही करेंगे कि अपन एंड करें उसको आज। क्लियर है? तो ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट लाइन्स एंड एंगल। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि लाइन कितने टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ लाइन्स। लाइन्स कितने टाइप की होती हैं? एनी आइडिया? कोई बता सकता है बोल के कि लाइन कितने टाइप की होती हैं? बोलो। पैरेलल और ट्रांसवर्स। या वी कैन से कि एक तो होती है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। और दूसरी क्या बोली आपने? दूसरी क्या ट्रांसवर्स। बोली? ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं, ट्रांसवर्सल। और कुछ नाम उसका? या उसको इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग। लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो टाइप की लाइन होती हैं, एक होती है पैरेलल लाइन और दूसरी होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूं मैं ना। अगर मैं बात करूं, सपोज मैंने एक बनाई है डॉट, ये डॉट कुछ काम का नहीं है। फिर एक डॉट के बाद मैंने बनाया दूसरा डॉट, तो दो डॉट भी कोई काम के नहीं है। पर जब हमने थोड़ा ध्यान से देखा और अपन ने जब ये दोनों डॉट को मिला दिया, जब हमने ये दोनों डॉट को मिला दिया तो अपने को क्या मिला? एक लाइन मिली। पर एक लाइन भी अपने कोई काम की नहीं रही। फिर अपन ने और अपनी स्टडी को बढ़ाया और अपन ने देखा कि भाई लाइन कितने टाइप की होती हैं। तो ओवरऑल अगर अपन एक ब्रॉड लेवल पे देखेंगे तो लाइन सिर्फ दो टाइप की होती हैं, जिसमें पहली होती है पैरेलल लाइन और दूसरी होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। अब यहाँ पर अपन एक लाइन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अपन दो या दो से ज्यादा लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अपन दो या दो से ज्यादा लाइंस के बारे में बात करेंगे। पहले तो अपन ने एक लाइन के बारे में बात करी, तो एक लाइन तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, दो पॉइंट को जोड़ दिया तो एक लाइन बन गई। अब अपन जो बात कर रहे हैं वो अपन दो लाइन या दो से ज्यादा लाइंस के बारे में बात करेंगे। तो जब भी दो या दो से ज्यादा लाइंस के बारे में बात करी जाती है तो उसमें क्या होता है, या तो वो पैरेलल लाइन होगी या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है? अगर दो लाइन ऐसी हैं जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, मतलब जो कभी भी कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर जाकर नहीं मिलेगी, उन लाइंस को क्या बोला जाता है? उन लाइंस को बोला जाता है पैरेलल लाइन। और ऐसी लाइन जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर मिलकर एक दूसरे को कट कर देगी तो उनको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो बेसिकली दो टाइप की लाइन होती हैं। एक ऐसी लाइन जो कभी भी किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलेगी तो उनको अपन क्या बोलेंगे? उनको अपन बोलेंगे पैरेलल लाइंस। और दूसरी लाइंस कौन सी? ऐसी लाइंस जो कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेगी तो उनको अपन क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर है बिल्कुल ये चीज? तो टाइप्स ऑफ लाइन में अपन ने क्या पढ़ा? देर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन, पैरेलल लाइन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइन मतलब ऐसी लाइन जो कभी भी किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को कट नहीं करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी, दोनों कभी भी जाकर नहीं मिल सकती, उनको बोला जाता है पैरेलल लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब ऐसी लाइंस जो कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट पर जाकर एक दूसरे को कट करेगी, उनको अपन बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर है? अब लाइंस के बाद दूसरा नंबर जो आता है वो आता है एंगल्स का। अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। पहले अपन ने बात करी लाइंस की। प्लीज ये माइक म्यूट करो, माइक किसका ऑन है? मनुश्री माइक म्यूट करो आपका। चलो, टाइप्स ऑफ एंगल्स।
साथ साथ में नोट भी करते जा रहे हो तो नोट करते जाना, मैं बड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आपको नोट करने का टाइम मिल जाएगा, और आपको लगता है कि कुछ आपका नोट करने का छूट गया है तो यू कैन आस्क मी, मैं उस स्क्रीन को वहीं पर रोक दूंगा फिर। ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंगल्स की, कि भाई एंगल कितने टाइप के होते हैं। तो कोई बता सकता है एंगल के टाइप्स क्या क्या होते हैं? पहला कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल। सप्लीमेंट्री। यस, अपन बोल सकते हैं अब यहाँ पर एंगल के टाइप। एक होता है एक्यूट एंगल, दूसरा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। नहीं कॉम्प्लीमेंट्री बाद में आएगा, अभी अपन सिर्फ टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात कर रहे हैं। एक होता है एक्यूट एंगल, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल, और तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री सब बात की चीज है, वो तो एक दूसरा नाम है किसी भी चीज को बोलने का। पर अगर अपन मेजरली टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करें तो एंगल्स तीन टाइप के होते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल, एक होता है राइट एंगल, और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल। मेजरली तीन टाइप के एंगल ही होते हैं, इसके बाद के भी कुछ होते हैं वो अपन देखेंगे। यस, एक और भी होता है रिफ्लेक्स एंगल, समझेंगे अभी बाद में उसको। पर पहले ये तीन टाइप के एंगल की अपन बात करते हैं। एक हो गया एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, और चौथा मैं लिख ही देता हूं, ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो टोटल चार टाइप के एंगल हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि ये चार टाइप के एंगल को अलग अलग नाम क्यों दे के रखा है? एक्यूट एंगल मतलब एक ऐसा एंगल जो कि 0 डिग्री से ऊपर हो और 90 डिग्री के नीचे हो। 90 के नीचे होना चाहिए, एग्जैक्ट 90 होगा तो काम नहीं चलेगा। 89.5 चल जाएगा, 89.9 चल जाएगा, 90 नहीं होना चाहिए। करेक्ट, 0 नहीं चलेगा, 0.1 होगा, चल जाएगा। क्लियर है? तो एक्यूट एंगल इज बेसिकली एक ऐसा एंगल जो कि 0 डिग्री के ऊपर हो और 90 के नीचे हो। दूसरा होता है राइट एंगल, मतलब ऐसा एंगल विच इज एग्जैक्टली कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। जिसका एंगल मेजरमेंट एग्जैक्टली कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? राइट एंगल। फिर एक ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से ऊपर हो और 180 डिग्री के नीचे हो, उसको अपन बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब इन सब के मैं एक बार फिगर ड्रॉ करता हूं। देखो, एक्यूट एंगल बेसिकली ये अगर मैं बात करूं तो दिस इज एक्यूट एंगल। सपोज ये हो गया मान के चलो 30 डिग्री का, सो दिस इज एक्यूट एंगल। ठीक है, अगर दूसरा मैं बात करूं कि राइट एंगल, तो राइट एंगल इज बेसिकली एक ऐसा एंगल जो कि एग्जैक्टली कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। और तीसरा अगर मैं बात करूं तो हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो गया? एक ऐसा एंगल जो कि 90 के ऊपर का हो और 180 के नीचे का हो। सपोज कितने डिग्री का एंगल हो गया? 120 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये सारे एंगल जो अपन ने बनाए, ये क्या बने? ये अपने एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल बने। अब चौथा होता है रिफ्लेक्स एंगल। सो रिफ्लेक्स एंगल इज ऑलवेज अबव 180 डिग्री। 180 डिग्री के ऊपर का जो एंगल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कुछ भी हो सकता है, 180 के ऊपर होना चाहिए। बेसिकली रिफ्लेक्स एंगल इज ऑपोजिट ऑफ एनी एंगल। एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज का जो ऑपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है। सपोज दिस इज 30 डिग्री। अब ये कितना बचा कुचा बच रहा है? ये बच रहा है 330 डिग्री बच रहा है, क्योंकि 30 और 330 विल बिकम्स 360, जो कि एक सर्कल को कंप्लीट करता है। तो 30 डिग्री एक्यूट था, तो ये जो बचा कुचा ये क्या हो गया? दिस बिकम्स रिफ्लेक्स एंगल। सिमिलरली ये 90 डिग्री है, तो ये जो बचा कुचा है ये 270 डिग्री, ये क्या हो गया? आपका रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ये 120 डिग्री है, तो ये बचा कुचा कितना? 240 डिग्री, ये अगेन क्या हो गया? आपका रिफ्लेक्स एंगल। बात समझ में आई? रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल का जो मेजरमेंट होता है दैट इज अबव 180 डिग्री। इट इज ऑपोजिट ऑफ एनी एंगल, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, किसी का भी ऑपोजिट हो सकता है। क्लियर? अब ये सब इसी बात करी जा रही है। अब एक और बात मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूं। एक लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का। ठीक है, तो एक अगर कोई लाइन की बात करी जा रही है तो लाइन पर हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर हो गई बात? बोलो, यहां तक बताओ, और यहां तक सबने नोट कर लिया हो तो बताओ मेरे को। यस सर। यस सर। यस सर। डन? चलो, अपन
एक बार और ओवरव्यू ले लेते हैं जो मैंने अभी लिखा है बोर्ड पर, कि अभी स्टार्टिंग से अपन ने ये देखा था कि एक एंगल का मेजरमेंट देख के रखा था अपन को, मतलब अपन ने क्वाड्रेंट देखा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें अपन ने एंगल के अलग अलग मेजरमेंट देखे थे कि 0 to 90 होता है, 90 to 180 होता है, 180 to 270 होता है, 270 to 360 होता है। फिर अपन ने ये देखा कि ज्योमेट्री में लाइंस और एंगल्स के बारे में अपने को पढ़ना है, तो अपन ने टाइप्स ऑफ लाइंस पढ़ ली, पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग, टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ लिए, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस, रिफ्लेक्स, और उन सब का मतलब अपन ने समझ लिया अच्छी तरीके से। करेक्ट। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस एंड एंगल्स, जब लाइन और एंगल दोनों मिल गए तो क्या हुआ। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, लाइन और एंगल दोनों को मिला देते हैं। तो सपोज ये मेरी दो पैरेलल लाइन, और इन्हीं के बीच में से मेरी एक क्या निकल रही है, ट्रांसवर्सल, मतलब एक इंटरसेक्टिंग लाइन। सोच के देखो, दो पैरेलल लाइन जा रही हैं कि भाई ये हो गई आपकी पैरेलल लाइन दोनों, एक लाइन हो गई ए और एक लाइन हो गई बी, और एक हो गई आपकी यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन। सपोज इंटरसेक्टिंग लाइन को आपने नाम दे दिया पी क्यू, जो भी आपको देना है। अब जब हमने दो पैरेलल लाइन बनाई और उनके बीच में से एक इंटरसेक्टिंग या कितनी भी इंटरसेक्टिंग लाइन निकालते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक निकालो, दो निकालो, 10 निकालो, या कितनी भी पैरेलल लाइन बना सकते हो। नॉर्मल प्रॉपर्टी समझने के लिए अपन ने फिगर को थोड़ा छोटा बनाया है कि हमारे पास दो पैरेलल लाइन है और उनके बीच में एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो अपन को अलग अलग टाइप के एंगल मिले। ये एक एंगल मिला, इसको मैंने 1 नाम दे दिया, एंगल 2 नाम दे दिया, 3 बोल दिया, 4 बोल दिया, इसको 5 बोल दिया, इसको 6 बोल दिया, इसको 7 बोल दिया, इसको 8 बोल दिया। अलग अलग टाइप के एंगल थे तो मैंने उसको अलग अलग नाम दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हमने देखा कि दो पैरेलल लाइन या दो से ज्यादा पैरेलल लाइन और उनके बीच में कोई एक ट्रांसवर्सल मतलब कोई इंटरसेक्टिंग लाइन जा रही है, तो यहां से कुछ प्रॉपर्टी जनरेट हुई, कुछ प्रॉपर्टीज बनी। तो वो प्रॉपर्टीज क्या बनी, अब यहां पर जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे सामने निकल के आई, दैट इज ऑल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बनी, सबसे पहली प्रॉपर्टी बनी अपनी ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल, अब देखो मैं अभी आपको इनिशियली जो भी पढ़ा रहा हूं ना, वो तभी पॉसिबल होगा व्हेन देयर इज अ पैरेलल लाइन एंड व्हेन देयर इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है तो ये कोई भी प्रॉपर्टी जो अभी अपन पढ़ने वाले हैं आगे, वो कुछ भी नहीं लगती है। तो लाइंस मतलब दो पैरेलल लाइन या दो से ज्यादा पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन होना जरूरी है, तभी हम ये सारी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी बनती है। तो पहला होता है यहाँ पर कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बनते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं। एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, मतलब अगर अब मैं बोलूं यहाँ पर अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि व्हेन देयर इज अ टू और मोर देन टू पैरेलल लाइंस एंड देयर इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं। मतलब एंगल 4 और एंगल 6 बराबर होगा, एंगल 3 और एंगल 5 बराबर होगा, मतलब एंगल 4 एंड एंगल 6 आर इक्वल, एंगल 3 एंड एंगल 5 आर इक्वल्स, और इनको बोला जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट का मतलब होता है अपोजिट साइड, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की साइड, तो इसलिए इसको जो पूरा नाम दिया गया वो बोला गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसी तरीके से दूसरा भी होता है, वो होता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब यहां पर क्या होगा, ऑल्टरनेट होंगे बट एक्सटीरियर साइड होंगे, मतलब बाहर की साइड होंगे। सो वी कैन से कि एंगल 1 और एंगल 7 बराबर हैं, और हम बोल सकते हैं एंगल 2 और एंगल 8 बराबर है। एंगल 1 एंड 7 आर इक्वल एंड एंगल 2 एंड एंगल 8 आर इक्वल। अपोजिट साइड हो गए दोनों, और मतलब ऑल्टरनेट हो गए, और बाहर की साइड हो गए मतलब एक्सटीरियर हो गए, और जो अंदर की साइड थे वो क्या हो गए थे, इंटीरियर। तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। कब कंडीशन है यहाँ पर, व्हेन देयर इज अ पैरेलल लाइन एंड देयर इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, जो कि दो टाइप के होते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर। बात समझ में आ गई सभी को? बोलो, बात क्लियर है? यस सर। चलो, गुड। ये पहला ऑल्टरनेट एंगल। दूसरा अपन देखते हैं ऑल्टरनेट एंगल के बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स,
एनी आइडिया किन एंगल्स को करस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाता है? जो मैंने नाम दे के रखे, कोई बोल के बता सकता है कि सर इन एंगल्स को करस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाएगा? एनीवन बोलो। 1 और 5। 1 and 5, correct. Yes, corresponding angle is basically angle 1 is equals to angle 5, angle 4 is equals to angle 8, angle 2 is equals to angle 6 and angle 3 is equals to angle 7. इन एंगल्स को करस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाता है और करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में अगर याद रखना हो तो क्या याद रख सकते हो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो ट्रांसवर्सल के हमेशा एक साइड पर होते हैं, इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है। अगर अपन ये ट्रांसवर्सल पी क्यू की बात करें तो या तो लेफ्ट साइड बनेगा या तो राइट साइड बनेगा, मतलब दोनों भी बनेंगे, बाकी ऑल्टरनेट नहीं बनते। करस्पॉन्डिंग हमेशा जो ट्रांसवर्सल है उसके एक साइड बनता है, लेफ्ट साइड अलग बनेगा, राइट साइड अलग बनेगा। क्लियर है? तो करस्पॉन्डिंग एंगल इज बेसिकली एंगल 1 5 के बराबर, एंगल 4 8 के बराबर, एंगल 2 6 के बराबर, एंगल 3 7 के बराबर। इसको बोला जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक। अब तीसरा आता है अपना यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल के अलावा, वो ये प्रॉपर्टी है जो यहीं पर लगती है कि एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, या फिर यहां मैं नया टर्म लिख देता हूं जिसको अपन बोलेंगे सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। और यहां पर एक चीज और लिख लो, सम ऑफ लिख लो। सम ऑफ एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, मतलब सप्लीमेंट्री। अब ये क्या कहना चाहता है ये अपन देखते हैं, समझते हैं कि इसका मतलब क्या है बेसिकली। देखो, अगर अब मैं बात करूं यहां पर, तो मैं किस चीज की बात कर रहा हूं यहां पर कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगेन ये इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों होते हैं। ठीक है। मतलब मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि अगर मैं इंटीरियर की बात करूं, अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो मैं ऐसा बोलूंगा, ये इंटीरियर, आई स्टैंड फॉर इंटीरियर, मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5 मिलाकर 180 डिग्री होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6 मिलाकर 180 डिग्री होगा। तो इसको अपन बोल रहे हैं एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। इंटीरियर 180 अलग होता है, एक्सटीरियर 180 अलग होता है। और अगर मैं यहीं पर एक्सटीरियर की बात करूं तो एक्सटीरियर मतलब क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 8 मिलाकर 180 डिग्री होता है, एंगल 2 प्लस एंगल 7 मिलाकर 180 डिग्री होता है। क्लियर है? तो ये हो गया एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, दैट इज सप्लीमेंट्री। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है। क्लियर है? अब यहां पर भी जो मैंने आपको क्लियर पहले ही कर दिया कि इंटीरियर होता है और एक्सटीरियर होता है। अंदर के एंगल को ऐड करोगे, अगर वो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है तो वो 180 डिग्री होगा, और एक्सटीरियर भी 180 डिग्री ही होगा। कंडीशन इज, जो अपन ने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक ये वाली, दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली, करेक्ट? तीनों प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट बात क्या है? तीनों प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट बात यह है कि देयर शुड बी पैरेलल लाइन, देयर शुड बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, ये एक भी प्रॉपर्टी नहीं लग सकती। बात समझ में आ गई? बोलो, बात क्लियर है सभी को? आया ना? यस सर। ऑल राइट, चलो वेरी गुड। अब एक प्रॉपर्टी और होती है जिसमें जरूरी नहीं है कि आपको पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइन की जरूरत हो। वहां पर आपको बस कोई भी अगर 2 लाइन ऐसी क्रॉस में मिल गई तो यहां पर जो अपोजिट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। तो यहां पर अपन बोलेंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, और इनको बोला जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इनको क्या बोला जाता है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के लिए कुछ भी रिक्वायरमेंट
नहीं है, वहां पर बस एक ही रिक्वायरमेंट है कि दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करनी चाहिए। अगर दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो वहां जो एंगल बनते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ऑल्दो जो अपन जिस फिगर पर काम कर रहे थे उस फिगर में भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनेंगे, यहाँ पर भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनेंगे। मतलब यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 7 लिख सकते हैं, एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 8 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें लिखना? हमको तो दिख रहा है कि भाई दो लाइन क्रॉस कर रही है, ये लाइन इस लाइन को क्रॉस कर रही है और ये लाइन इस लाइन को क्रॉस कर रही है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल तो बन ही सकता है। उसके लिए कोई पैरेलल लाइन, कोई इंटरसेक्टिंग लाइन की जरूरत नहीं है, दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करनी चाहिए बस। सो यहाँ पर क्या बनते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बात समझ में आ गई क्या? बोलो। यस। करेक्ट। चार चीजें पढ़ी, ऑल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड और ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, और चौथी अपन ने पढ़ी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जो तीन चीजें अपन ने पढ़ी उसके लिए एक कंडीशन फुलफिल होती है, दैट इज देयर शुड बी पैरेलल लाइंस एंड देयर शुड बी इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइन, एक या एक से ज्यादा इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए, तो जाके ये प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं लग पाती है। चौथी जो अपन ने पढ़ी दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ दो एंगल एक दूसरे को कट करने चाहिए, दो लाइन एक दूसरे को कट करनी चाहिए, एक दूसरे को क्रॉस करनी चाहिए और ऑटोमेटिकली वहां पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन जाता है। क्लियर? बिल्कुल सबने नोट कर लिया ये? बोलो, हो गया Yes, नोट sir. क्या? चलो, Yes, sir. ऑल राइट, पढ़ा रहा हूँ आगे, ठीक है। अब इसके बाद, ऑल्दो मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक लाइन पर जो एंगल बनता है वो बनता है 180 डिग्री का। करेक्ट। एक लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनेगा लाइन पर। ठीक है। हमने दो वर्ड यूज करे थे, अभी एक वर्ड तो अपन देख ही चुके हैं कि भाई 180 का मतलब क्या होता है। 180 का मतलब होता है सप्लीमेंट्री, और एक होता है 90। तो 90 का मतलब क्या होता है, 90 का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। 180 का मतलब सप्लीमेंट्री, 90 का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। ये वर्ड अपने को ध्यान रखना है कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एक सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री इज 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री इज 180 डिग्री। ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कभी कभी पूछे जाते हैं और ये मान के चलो कि पूछे ही जाएंगे। बस अपने को वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री इज 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री इज 180 डिग्री। क्लियर? बिल्कुल। चलो, अब हमने कहां से शुरू करा था मैं वापस बताता हूं, फिर उसके आगे कैसे अपने को बढ़ना है वो अपन देखते हैं। देखो, हमने स्टार्ट करा था भाई, एक डॉट था, एक पॉइंट था, कुछ नहीं हुआ। फिर दो डॉट आए, कुछ हुआ कि भाई एक लाइन बनी, उससे एक लाइन कुछ नहीं कह रही थी। फिर अपन ने दो लाइन बनाई जिसमें पैरेलल बनी, इंटरसेक्टिंग बनी, उनके बीच के क्या क्या एंगल्स थे वो अपन ने देख लिया। दो लाइन के बाद अब अपन आ रहे हैं तीसरी लाइन पर, है ना। अपन अब तीन लाइन बनाएंगे। अगर अपन तीन लाइन को जोड़ रहे हैं तो हमको किस टाइप का फिगर मिलेगा, कोई बता सकता है? बोलो, तीन लाइन को जोड़ने पर क्या मिलता है आपको? ये हाँ, ट्राइंगल। करेक्ट। ट्रायंगल। तीन लाइन को जोड़ने पर क्या फिगर मिलता है आपको? ट्राइंगल। तो अब अपने को जो शुरू करना है वो अपने को ट्राइंगल से शुरू करना है। ठीक है। अब अपने को जो शुरू करना है वो किससे शुरू करना है? ट्राइंगल से शुरू करना है। अब देखो, अभी तक जो अपन ने पढ़ा ना, तो आप ये मान के चलो कि वी आर डन विथ अवर 30% ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जो अपन ने अभी तक पढ़ा है वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था और उसमें अराउंड अपना 30% हो चुका है कवर। जस्ट अ सेकेंड, मुझे कॉल लेना है, उसमें कॉल लेता हूँ ना। चलो, ट्राइंगल पर आते हैं अपन। तो मैं बोल रहा था कि अभी तक जो अपन ने पढ़ा, सो वी आर डन विथ अराउंड 30% ऑफ अवर ज्योमेट्री। अब जो ट्राइंगल वाला पार्ट आएगा ये सबसे बड़ा पार्ट है, आप बोल सकते हो ज्योमेट्री में। मतलब इसका बहुत बड़ा वेटेज है ज्योमेट्री में, बहुत सारी चीजें हैं जो ट्राइंगल से कनेक्टेड है, तो वो अभी अपने को शुरू करना है। ठीक है। अब जब अपन बात करते हैं ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल इज बेसिकली एक ऐसा फिगर जो तीन लाइन को जोड़ के बनाए या जो तीन डॉट को जोड़ के बनाए, जो अलग अलग पॉइंट, अलग अलग डॉट से, अलग अलग पॉइंट से। ठीक है। तो वी विल स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ
ट्राइंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। एनी आइडिया, कोई बता सकता है कि ट्राइंगल के टाइप क्या होते हैं? बोलो, एनी आइडिया, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। सर एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट एंगल ट्राइंगल, और कुछ इसके अलावा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल, इक्विलेटरल और सर अगर अपन साइड के बेसिस पे देखें तो Yes. एक्यूट, ऑब्ट्यूस Isosceles. एंगल और साइड के बेसिस पे अलग अलग है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो हम्म। अब अपन टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल तो बहुत अलग अलग कैटेगरी बन सकती है, पर हम जो देखेंगे, हम ट्राइंगल को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ट्राइंगल को अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड जो ट्राइंगल को नाम दिए गए हैं, वो क्या क्या नाम दिए गए हैं वो अपन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड जो सबसे पहला ट्राइंगल को नाम दिया गया है, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। सबसे पहला नाम क्या दिया गया है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जहां पर तीनों साइड कैसी हो? बराबर। एक ऐसा ट्राइंगल जहां पर क्या हो? तीनों साइड क्या हो? बराबर हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। करेक्ट। अब ट्राइंगल के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो अपने को दिमाग में रखनी है कि कहीं पर भी बोला जा रहा है कि अगर कोई ट्राइंगल की तीन साइड बराबर है, इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट कंडीशन है कि उसके तीनों एंगल भी बराबर होंगे। अगर तीन साइड बराबर है, इसका मतलब तीनों एंगल बराबर होंगे। अगर दो साइड बराबर, इसका मतलब दो एंगल बराबर होते हैं। अगर तीनों साइड अलग अलग, इसका मतलब तीनों एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, ट्राइंगल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक प्रॉपर्टी यही होती है कि अगर कोई ट्राइंगल है तो उसके तीनों साइड बराबर, इसका मतलब तीनों एंगल बराबर। दो साइड बराबर, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग दो एंगल बराबर होते हैं। तीनों साइड अलग अलग, इसका मतलब तीनों एंगल भी अलग अलग होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर अपन बात करें कि जो ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, अब वो क्या हो गया? तीनों साइड बराबर हो गई, तो ईच एंगल विल बी ऑफ 60 डिग्री। ये 60 का, ये 60 का, ये 60 का, क्योंकि ट्राइंगल में किस तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जो तीनों एंगल का सम होता है ट्राइंगल में, वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। करेक्ट। तो ये तो हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में। दूसरा है आपका आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल इज बेसिकली एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड बराबर हो। मतलब ये साइड किसके बराबर हो गई? इसके बराबर हो गई। अब मैंने क्या बोला था कि अगर कोई ट्राइंगल में दो साइड बराबर, इसका मतलब क्या होगा? उसके दो एंगल बराबर होंगे। मतलब वी कैन से कि भाई ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अब यहाँ पर बोला जाता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सपोज ये दोनों साइड बराबर है, तो इस साइड के सामने ये एंगल और इस साइड के सामने ये एंगल, तो अब ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। इस साइड के सामने ये एंगल है और इस साइड के सामने ये एंगल है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो दो साइड्स बराबर है, उनके सामने वाले दो एंगल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। साइड्स के सामने वाले जो दो एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर है? अब तीसरा है अपने पास, उसको अपन बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल इज बेसिकली एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड कैसी हो? अलग अलग हो। एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड क्या हो? अलग अलग। ये अलग, ये अलग और ये अलग। ठीक है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड कैसी हो? अलग अलग हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलेंगे स्केलन ट्राइंगल। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब इसकी तीनों साइड अलग अलग है, मतलब इसके जो तीनों एंगल का मेजरमेंट है वो क्या होगा? अलग अलग ही होगा। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ साइड हमने ट्राइंगल को कैटेगराइज करा। अब नेक्स्ट इज वी आर कैटेगराइजिंग ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, अगर अपन अब
एंगल के बेसिस पर ट्राइंगल को कैटेगराइज करेंगे तो क्या होगा, पहला है अपना यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्राइंगल। पहला क्या है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल इज बेसिकली एक ऐसा ट्राइंगल जहां पर क्या होता है, एक्यूट एंगल जहां पर सारे एंगल सेम हो। सारे एंगल नहीं, जरूरी नहीं है 90 सेम हो, डिग्री से कम हो। नहीं, क्या सारे एंगल सेम नहीं, वो सारे नहीं, एंगल 90 डिग्री से कम हो। करेक्ट, जहां पर हर एंगल कितना हो, 90 डिग्री के नीचे का हो, उस ट्राइंगल को अपन क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल जहां पर हर एंगल 90 डिग्री के नीचे हो। मतलब सपोज अगर मैं बोलूं कि भाई ये 60 है तो भी ये 90 डिग्री के नीचे है। अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि भाई एक 50 है, एक 60 है और एक 70 है तो भी ये 90 के नीचे है, तो अगेन जरूरी नहीं है कि एंगल बराबर होने चाहिए, एंगल कुछ भी हो सकते हैं बट वो 90 के नीचे होने चाहिए। मतलब एक इक्विलेटरल भी एक्यूट बन सकता है, एक आइसोसेलेस भी एक्यूट बन सकता है और एक स्केल एंड ट्राइंगल भी एक्यूट बन सकता है। ठीक है, तो वहां पर कोई भी रोक नहीं है कि आप किसी भी ट्राइंगल को एक्यूट नहीं बना सकते। आप एक्यूट को इक्विलेटरल भी बोल सकते हो, आइसोलेस भी बोल सकते हो, स्केल एंड भी बोल सकते हो, पॉसिबिलिटी है। बस ये एक कंडीशन है कि वहां पर जो तीनों एंगल है वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के नीचे होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट है अपना राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, एक ऐसा ट्राइंगल जहां पर एक एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो। एक ऐसा ट्राइंगल जहां पर एक एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का है तो जो बचे कुछ दो एंगल है वो 90 के नीचे ही आएंगे। कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 30, इट कैन बी 60, इट कैन बी 45, इट कैन बी 40, इट कैन बी 50, ये 10 है, ये 80 है, ये 5 है, ये 85 है, कुछ भी हो सकता है। कंडीशन है इसकी बस एक एंगल एग्जैक्टली 90 का होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। करेक्ट। तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल इज बेसिकली एक ऐसा ट्राइंगल जहां पर एक एंगल 90 के ऊपर हो, जहां पर एक एंगल 90 के ऊपर हो। मतलब सपोज अगर ये एंगल बोल दिया तो दिस एंगल बिकम्स 120 डिग्री। ठीक है, तो जब एक एंगल 90 के ऊपर है तो वो क्या बन जाता है, आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक एंगल 90 के ऊपर है तो जो बचे कुछ दो एंगल है वो ऑब्वियस सी बात है कि वो 90 के नीचे ही आएंगे। कंडीशन है इसकी तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर एक एंगल 90 के ऊपर आ गया तो मेजरमेंट ही उतना बचता है कि जो बचे कुछ दो एंगल है वो क्या रहेंगे, आपके 90 के नीचे रहेंगे। कुछ भी हो सकता है, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, एक 20 हो गया, 40 हो गया, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली हमको तो सम 180 चाहिए किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर अपन ने जो बात करी थी एक्यूट में, वो अपन ने क्या बात करी थी कि हर एंगल का जो हर एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री से नीचे होना चाहिए, यहाँ पर एग्जैक्ट 90 होना चाहिए, और यहाँ पर एक एंगल 90 के ऊपर होना चाहिए। तो क्या बन जाता है, जो आपका अलग अलग ट्राइंगल्स को आपने नाम दे के रखे वो आपके बन जाते हैं एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज। बात समझ में आई? बोलो, आया ना? बात क्लियर है? यस सर। ओके, ऑल राइट। तो ये है बेसिकली ट्राइंगल्स के टाइप जो अभी अपने को आगे बहुत काम में आएंगे। ठीक है, on the basis of side equilateral isosceles scalene, on the basis of angle acute, right, obtuse। अब अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात करूं तो हमारे लिए क्या बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर मैं बात करूं तो अपने को जो मेजरली काम में आएंगे आगे, एक तो हो गया आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, बहुत काम की चीजें आगे बहुत काम में आएगा। एक हो गया आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल, आप मान के चलो कि हर दूसरा क्वेश्चन आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी उसमें लग सकती है। और
तीसरा हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल माना जाता है ट्राइंगल्स में। क्लियर है? तो मेजरली अपने को 3 ट्राइंगल्स के बारे में या 3 ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी अपने को एकदम अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड राइट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और आगे बढ़े जब अपन, तो एक चीज और है ट्राइंगल के बारे में, दैट इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? देखो, सपोज ये एक ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल की किसी भी साइड को अगर अपन आगे बढ़ाते हैं तो वो अपन को एक एक्सटीरियर एंगल बनाकर देता है। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अगर मैंने बीसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया तो ये क्या बना? ये बना एक्सटीरियर एंगल। ठीक है? सपोज एक्सटीरियर एंगल मैंने क्या बना दिया? Z। तो एक्सटीरियर एंगल इज बेसिकली सम ऑफ 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। इन 2 इंटीरियर एंगल का सम जो भी आएगा वो एक्सटीरियर के बराबर आएगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू z। बात समझ में आ रही? एक्सटीरियर किसी का भी बन सकता है। जैसे अगर अपन ने CA को एक्सटेंड करा तो यहाँ पर ये बन गया एक्सटीरियर एंगल। अगर अपन ने AB को एक्सटेंड करा तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल बनेगा दैट बिकम्स एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कहीं पर भी कैसा भी बन सकता है, बट एक्सटीरियर एंगल की खास बात ये होती है कि इट इज द सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू z होता है। बात समझ में आ गई? बोलो, क्लियर है? यस सर। यस सर। डन। चलो, तो ये अपन ने पढ़ी अभी ट्राइंगल्स की वैरायटी की, कितने टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट। उसके बाद अपन ने अगले ऑन द बेस ऑफ साइड देखा था, तो इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलर। प्रॉपर्टीज अपने को सबसे क्लियर है, आपने लिखी भी ली होगी। उसके बाद अपन ने एक प्रॉपर्टी देखी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, आई गेस वो भी सभी को क्लियर है। और एक प्रॉपर्टी में पहले ही बता चुका हूँ कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं और वो तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्लियर है? चलो, अब नेक्स्ट अपन आते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज पर। तो ट्राइंगल्स की अब 2 मेजर प्रॉपर्टी है। एक है कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल, और दूसरी भी आपको पता होगी, दैट इज सिमिलैरिटी रूल। तो अपन को अब 2 चीजें अपने पास ट्राइंगल्स के बारे में, एक कॉन्ग्रुएंट और दूसरा सिमिलर। तो अपने पास 2 रूल्स हैं। पहला कॉन्ग्रुएंस रूल कि कब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, और दूसरा सिमिलर कि कब ट्राइंगल सिमिलर होता है। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? हम 2 या 2 से ज्यादा ट्राइंगल को कंपेयर करते हैं। हम 2 या 2 से ज्यादा ट्राइंगल को कंपेयर करते हैं और उनमें कुछ प्रॉपर्टीज अपन सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी वहां पर सेटिस्फाई होती है तो हम बोल सकते हैं कि दोस 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है? अब देखो, तो कॉन्ग्रुएंसी रूल में क्या है वो अपन देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर 2 ट्राइंगल बनाए। एक ट्राइंगल है ABC और एक और ट्राइंगल बनाया, वो मैंने बनाया PQR। ठीक है? 2 ट्राइंगल बनाए ABC एंड PQR। अब अगर मुझे बताना है कि ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एकदम फोटोकॉपी, एग्जैक्ट सेम। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट सेम, साइज में भी सेम, शेप में भी सेम, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। क्लियर है? बिल्कुल फोटोकॉपी बेसिकली। ठीक, तो अब मैं बोलूं कि अगर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो क्या क्या कंडीशन है मेरे पास? तो बेसिकली मेरे पास 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन है साइड साइड साइड। मैं एक ही ट्राइंगल में सब कुछ बता दूंगा अलग अलग पेन से, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखो, साइड 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 की बात करें
कि अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है और ए सी पी आर के बराबर है, अगर ये अपने को सिचुएशन गिवन है, समझना, अपन प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन अपने को गिवन होनी चाहिए। तो अगर ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर और ए सी पी आर के बराबर अगर अपने को गिवन है, तो वी कैन से कि बाय SSS congruency condition, that is side congruency condition, triangle ABC and triangle PQR are congruent। ABC और PQR दोनों कैसे congruent हैं। तो एक कंडीशन क्या हो गई, SAS। दूसरी कंडीशन हो गई साइड एंगल साइड, SAS। अब SAS कि भाई एक साइड के बराबर, उनके बीच का एक एंगल के बराबर, उनके बीच की उसके बाद एक साइड के बराबर, करेक्ट। मतलब ए बी पी क्यू के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर। सो बाय SAS congruency condition we can say कि the triangle ABC is congruent to triangle PQR। तीसरा है यहाँ पर अपनी कंडीशन कि ASA एंगल साइड एंगल। अब यहाँ पर क्या रूल चल रहा है एंगल साइड एंगल में कि भाई एक एंगल के बराबर, उसके बाद एक साइड के बराबर, उसके बाद एक एंगल के बराबर। तो जो कंडीशन लगती है वो क्या लगती है, एंगल साइड एंगल, पहले एंगल फिर साइड फिर एंगल। सो वी कैन से दैट कि बाय ASA congruency condition ट्राइंगल ABC इज congruent to triangle PQR। क्लियर है। अब चौथी कंडीशन है अपनी RHS। चौथी कंडीशन क्या है आपकी, RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। RHS का मतलब राइट हैंड साइड नहीं होता है, RHS का मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। अब ये जो RHS कंडीशन है ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगती है। सबसे बड़ी बात, सपोज एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC और एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन भाई कि एक राइट एंगल होना चाहिए, तो ये राइट एंगल यहाँ पर भी है, राइट एंगल यहाँ पर भी है। दूसरा हाइपोटेनियस बराबर होनी चाहिए, तो 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं, तो ये हाइपोटेनियस बराबर होनी चाहिए। तो राइट एंगल और हाइपोटेनियस हो गया। उसके अलावा कोई भी साइड बराबर होनी चाहिए, या तो BC QR के बराबर हो जाए या तो AB PQ के बराबर हो जाए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है सो वी कैन से कि बाय RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइन कंडीशन ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। अब ये तो अपन ने देख लिया कि भाई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, करेक्ट। ये तो अपन ने देख लिया कि देयर आर सर्टेन कंडीशन कि जिनकी मदद से हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। पर हमको ट्राइंगल है उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके करना क्या है, अपन को जो ट्राइंगल्स हैं उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके ये करना है कि अगर कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बराबर होते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब ये है कि सपोज अगर मैंने ABC ट्राइंगल को PQR ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। अब मुझे पहले ये मालूम था कि भाई इनकी साइज बराबर है, करेक्ट। जब मैंने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा तो इनके ईच एंड एवरी पार्ट इज इक्वल, उनके सारे पार्ट्स बराबर हो जाते हैं, चाहे वो इंटीरियर हो चाहे वो एक्सटीरियर हो, मतलब उनके क्या होता है सारे पार्ट्स बराबर होता है। हमने कंडीशन कौन सी लगाई थी, हमने लगाई थी SSS मतलब साइड बराबर देके रखी थी। अब अपने को ये पता पड़ गया कि ये जो ट्राइंगल्स हैं ये कैसे हैं, ये ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बराबर है, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हम बोल सकते हैं, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हम बोल सकते हैं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हम बोल सकते हैं। बाय रूल CPCT हम ये बोल सकते हैं कि बाय CPCT ट्राइंगल ABC मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। CPCT का मतलब ये होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल।
अगर कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, मतलब जो उसके बचे कुछ पार्ट्स हैं, वो भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट, मतलब वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बात समझ में आ गई? बोलो। Yes, डन? किसी को कोई दिक्कत है कॉन्ग्रुएंसी रूल में? 4 रूल है कॉन्ग्रुएंसी के, SSS, SAS, ASA, RHS, है ना। अब देखो एक बात और बताऊं कि आप बोलोगे कि सर और भी रूल होते हैं, हाँ होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। AAS भी आप लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है रूल में। यू कैन से AAS इज ऑल्सो अ कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब आप ये बोल रहे हो कि भाई एक एंगल, सपोज ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, सपोज आपको दे के रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा ही होगा, क्योंकि जब दो ट्राइंगल है तो दोनों ट्राइंगल में सम 180 ही होना है। तो जब दो एंगल उसके कोई भी बराबर है तो तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बराबर ही होता है। तो अब एक तो ए ऐसे निकल गया यहाँ पर, और साथ साथ में यहाँ पर एंगल 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 भी आप बोल सकते हो। जब साइड 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 है तो ऑब्वियस सी बात है एंगल 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 भी होगी ही, बट अपने को बस ये कंडीशन पता होना चाहिए। तो मेजर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कॉन्ग्रुएंसी रूल, और अगर है भी तो अपने को वैसे भी ध्यान ही रहता है, ठीक है। बट ये है कि कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंटली काम में आता है कि पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि बताओ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, तब जाके हम वो कंडीशन यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बस ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। क्लियर? तो आई गेस कॉन्ग्रुएंसी रूल सबको क्लियर हो गया होगा अभी तक, करेक्ट? बोलो, क्लियर है? Yes, sir. yes, sir. चलो, Yes, ओके sir. ओके 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 ओके। चलो, अब नेक्स्ट आ रहा हूं मैं सिमिलैरिटी रूल पर। अगला आ रहा हूं मैं सिमिलैरिटी रूल। सिमिलैरिटी रूल। अब सिमिलैरिटी रूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कॉन्ग्रुएंसी रूल तो अपने को नॉर्मली याद भी रहता है, बट सिमिलैरिटी रूल कभी कभी अपन भूल जाते हैं। और यहाँ पर आगे बहुत सारी चीज आएंगी जो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी रूल पर बेस्ड होंगी, ठीक है। तो अब सिमिलैरिटी रूल का मतलब क्या था, पहले इसका मतलब समझते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में अपन ने बात करी थी कि बिल्कुल फोटोकॉपी, एकदम एग्जैक्ट सेम, करेक्ट। सिमिलैरिटी में क्या होता है, सिमिलैरिटी में यहाँ पर उसका शेप एक जैसा होना चाहिए, मतलब जो साइड्स का रेशो है ना वो बराबर होना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज मेरे पास 2 टी शर्ट्स हैं, है ना। एक कोई भी ब्रांड अपन ने ले लिया, सपोज नाइकी ब्रांड मैंने ले लिया, ठीक है। मेरे पास एक मीडियम साइज की टी शर्ट और दूसरी टी शर्ट भी मीडियम साइज की, एवरीथिंग इज सेम, साइज शेप एवरीथिंग इज सेम। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इस पर्टिकुलर चीज को अपन बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। वहीं अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूं तो क्या होगा, एवरीथिंग इज सेम, बस एक साइज मीडियम हो जाएगी और एक साइज लार्ज हो जाएगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। इसको अपन क्या बोलेंगे, सिमिलर, ठीक है। मतलब यहाँ पर साइज का डिफरेंस आ गया, शेप इज सेम, साइज का डिफरेंस आ गया। क्लियर बिल्कुल? तो उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, सिमिलर। क्लियर हो गई बात? कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में डिफरेंस क्लियर है कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी एंड व्हाट इज सिमिलैरिटी? बोलो, हेलो। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में डिफरेंस क्लियर है क्या? Yes, sir. ऑलराइट, चलो। अब Yes, अपन sir. इसका अब अपन देखते हैं कि सिमिलैरिटी रूल जो होता है वो कहाँ से कैसे लगता है। तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी रूल में अपन ने अलग अलग कंडीशन पढ़ ली, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड, RHS। अब यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस हैं। यहाँ पर ये है कि पहली कंडीशन तो यहाँ पर साइड 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 ही है। अब यहाँ पर साइड 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 क्या रिसेंबल करती है, साइड 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 यहाँ पर ये बताती है कि भाई साइड का रेशो बराबर होना चाहिए, साइड बराबर नहीं होना चाहिए, साइड का रेशो बराबर होना चाहिए। सपोज एक ट्राइंगल हो गया ABC और एक ट्राइंगल हो गया PQR, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, साइड का रेशो बराबर होना चाहिए। मतलब क्या कि अगर अपन बोले तो AB अपॉन PQ should be equals to BC upon QR should be equals to AC upon PR। अगर ऐसा कुछ है so we can say that कि the triangles are similar।
अगर ऐसा कुछ है तो हम बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल्स है वो कैसे हैं, सिमिलर है। क्लियर बिल्कुल। तो यहाँ पर सिमिलैरिटी के लिए क्या कंडीशन चाहिए, साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आप बोल सकते हो कि एंगल बराबर होना चाहिए, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन नहीं है, इसलिए उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे अपन को बस इतना ध्यान रखना है सिमिलैरिटी के लिए कि साइड्स का रेशियो कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ए बी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। क्लियर है बिल्कुल, बोलो डन यहां तक, यस बोलो। सर। चलो तो इतना नोट करो, ठीक, फिर अपन और स्टार्ट करते हैं। देखें आगे अपन और क्या चीजें हैं। देखो सिमिलैरिटी रूल बड़ा रूल है अब, ठीक है। तो अब सिमिलैरिटी रूल में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अपने को देखना है, और इससे क्या क्या वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं वो भी अपने को देखना है। तो वहीं अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमने सिमिलैरिटी में अभी फिलहाल में ये देखा कि ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए, राइट। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन क्यू आर विल बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। सपोज ये देकर रखा है 3 8 लेट्स से 10, और ये देकर रखा है 6 16 20। तो देखो आप इनका रेशियो बराबर आएगा। यू विल डू 3/6 will be equals to 8/16 will be equals to 10/20। क्यों? क्योंकि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे सबको, सो द रेशियो बिकम्स 1/2। सबका रेशियो कैसा आएगा, बराबर आएगा। सो वी कैन से दैट कि द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्लियर है, अगर साइज का रेशियो बराबर है तो। अब आगे क्या चीज है इसमें वो अपने को देखना है कि सपोज हमको ट्राइंगल देके रखे हैं दो, ABC एंड PQR। अब कंडीशन इज कि हमको ये बोल के रखा है कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कंडीशन क्या है, अपन को ये बोल के रखा है कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। और मे भी हो सकता है कि इनका कुछ मेजरमेंट देकर रखो या कुछ भी है। अब अपने को ये बताना है कि इन ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा उन एरिया का रेशियो क्या आएगा। ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा उस एरिया का रेशियो क्या होगा वो अपने को पता करना है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल इज, सपोज अब ये जो ट्राइंगल है ये क्या है, सिमिलर है। तो हमको अब ये मालूम है कि भाई ए बी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर विल बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर होगा अगर ट्राइंगल सिमिलर है, करेक्ट। तो सपोज मैंने इनका जो रेशियो है वो मैंने मान लिया m अपॉन n। जो ये ट्राइंगल से इनका रेशियो मैंने क्या मान लिया, लेट द रेशियो बी m अपॉन n। सो द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी m अपॉन n का होल स्क्वायर। सो द रेशियो ऑफ ट्राइंगल्स विल बी m अपॉन n का होल स्क्वायर, करेक्ट। सपोज वही मैं बोल रहा हूँ कि अब अगर मैं बात करूं कि जो ट्राइंगल्स हैं इनकी साइड्स का रेशियो सपोज मुझको देकर रखा है लेट्स से 1/2। एक सेकेंड, कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम आ रहा है क्या? हेलो हेलो, यस सर। नो सर। कुछ इशू आया क्या? अभी इंटरनेट का इशू आया क्या? अभी ठीक है नहीं सब? सर, क्लियर है। नहीं क्लियर है, सर। क्लियर है, चलो ओके ओके फाइन। चलो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल अपने को पता करना है। तो बेसिकली वो क्या होता है, साइड के स्क्वायर टाइम्स होता है। जो साइड का रेशियो होता है ना उसके हमेशा क्या होता है, स्क्वायर टाइम्स होता है।
तो अगर अपने साइड का रेशियो क्या था, m/n था, तो अगर ट्राइंगल्स की बात करें तो जो ट्राइंगल्स का एरिया होगा उसका रेशियो क्या हो जाएगा, साइड के स्क्वायर टाइम। तो साइड का रेशियो अगर 1/2 था तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1/4। मतलब इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो है दैट विल बी 1/4। बात समझ में आ गई? बोलो, ये बात समझ में आ गई सभी को अच्छी तरीके से? यस सर। ऑल राइट, नोट कर ली सबने? और ये मैं बढ़ूँ आगे? चलो आगे बढ़ रहा हूं ना मैं। अब देखो, इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, क्या है इसमें इंपॉर्टेंट बात। अब एक और सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी अगली। सपोज वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी, करेक्ट? और इस ट्राइंगल के कोई भी साइड के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। सपोज द लाइन इज पी क्यू। कोई भी साइड के पैरेलल अपन ने एक लाइन ड्रॉ कर दी, पैरेलल कहीं पर भी, सेंटर से जाए कहीं से भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी पी क्यू। अब मुझे बताओ कि आपको टोटल कितने ट्राइंगल यहां पर दिख रहे हैं? टोटल कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं? बोलो। सर टू 2 ट्राइंगल्स। कौन कौन से? कौन कौन से? एक ट्राइंगल ABC और ए पी AP। क्यू एंड ए बी सी, करेक्ट। हमको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। हमको एक ट्राइंगल दिख रहा है ए पी क्यू और अपने को दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है ट्राइंगल ए बी सी, करेक्ट। जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो ये समझना कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। जब भी ऐसी कंडीशन बने तो दोनों ट्राइंगल क्या है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। कंडीशन क्या है कि मैं यहाँ कंडीशन एक बेसिक लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट बना के, कि सपोज वी हैव अ ट्राइंगल, लेट्स से ABC एंड a line is drawn parallel to any side of a triangle, that is BC parallel to PQ। अपन ने एक PQ लाइन ड्रॉ कर दी। So we've got two triangles, triangle ABC and triangle APQ, and these two triangles are similar, correct? And these two triangles are similar। अब आप बताओ मुझे कि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या होगा? अब अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, कोई बता सकता है? AP upon AB equal to AQ upon AC करेक्ट। equal to A PQ upon BC। P upon AB रेशियो सेम है equals सर। to AQ upon AC equals to PQ upon BC। हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर, सो वी कैन राइट AP upon AB will be equals to AQ upon AC will be equals to PQ upon BC। हम ऐसा लिख सकते हैं, करेक्ट। अब हम अगर ऐसा लिख सकते हैं तो मैं एक सिचुएशन बना रहा हूँ, है ना, वो सिचुएशन मुझे सॉल्व करके बताना कि सपोज लेट्स से AB जो है या AQ जो है वो 3 सेंटीमीटर है और QC जो है वो है सपोज 4 सेंटीमीटर। और मुझे बताना है कि एरिया ऑफ APQ, है ना, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, एरिया ऑफ APQ क्या आने के चांसेस हैं? एरिया ऑफ APQ क्या आने के चांसेस हैं? बताओ।
या और देखो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQBC क्या आएगा इन द टर्म्स ऑफ रेशोस, रेशो के टर्म में क्या आएगा? बोलो। देखो कंडीशन देखो, मैं बता रहा हूं कि हमने एक लाइन पैरेलल कर दी, कंडीशन तो अपन को क्लियर है सब कुछ अच्छी तरीके से। उस कंडीशन के हिसाब से अपने को ये पता पड़ा कि भाई AQ अपॉन AC विल बी इक्वल्स टू PQ अपॉन BC विल बी इक्वल्स टू AP अपॉन AB। अब अगर मैं इनकी साइड का रेशियो लिखूं तो AQ अपॉन AC विल बी कितना, 3 अपॉन कितना आएगा, 3 अपॉन 7, करेक्ट। कितना आएगा, 3 अपॉन 7 आएगा, क्योंकि एक AQ है और एक AC है, करेक्ट। अब अगर हम इनके एरिया का रेशियो निकालें कि भाई एरिया ऑफ APQ अपॉन एरिया ऑफ ABC, तो इनका जो एरिया का रेशियो निकलेगा दैट विल बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ साइड का रेशियो, मतलब 3 अपॉन 7 का स्क्वायर टाइम्स निकलेगा, दैट इज 9/49 निकलेगा, करेक्ट। अब जिसमें अगर मैं बात करूं तो जो APQ है उसका कितना निकला, 9, और अगर मैं बात करूं बड़े वाले की ABC, उसका कितना निकला ओवरऑल, 49। अब भाई इसका 9 है, इस पूरे का 49 है, तो ये बचा कुचा कितना बचा इन द टर्म्स ऑफ रेशियो, 40 बचेगा। बात समझ में आई? रेशियो के टर्म्स में कितना बचेगा, इसको 40 का शेयर मिलेगा बेसिकली। अगर पूरा का पूरा 49 है, उसमें से 9 अगर APQ का है, तो जो बचा कुचा है क्वाड्रिलेटरल PQCB का या PQBC का, तो वो क्या बचेगा, 40 बचेगा। बात समझ में आ गई? बोलो, आया ना? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, चलो ठीक है। तो ये था अपना सिमिलैरिटी रूल यहाँ तक का, क्लियर है, जो कि अपने काम का। देखो मैं तुमको बहुत ज्यादा भी डिटेल में जो अपने को या जिस चीज की अपने को जरूरत नहीं है वो मैं तुमको बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं सिर्फ उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितनी अपने को जरूरत है फिलहाल में, क्लियर है। मतलब जो हमारे एग्जाम में आने लायक है, क्योंकि ज्योमेट्री एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो आप मान के चलो कि कम से कम इसके लिए आपको 20 से 25 लेक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, अगर अपन बिल्कुल बेसिक से एकदम एडवांस तक जाएंगे तो, क्लियर। पर अपने को फिलहाल में अपने एग्जाम के लेवल का पढ़ना है, तो अपन को उतना भी नहीं पढ़ना कि अपन बेसिक्स भी याद नहीं रख पाए। तो अपने को एक मॉडरेट लेवल तक का पढ़ना है जो हमको मेजरली हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अभी जो अपन ने पढ़ा बिल्कुल सही पढ़ा है, ठीक है। मतलब इस लेवल के क्वेश्चंस अपने एग्जाम में अपन को पूछते हैं, क्लियर। अब इसके बाद और भी कुछ चीज है, तो वो चीज है अपनी अब राइट। ये सबने लिख लिया? पहले ये बताओ, ये जो मैंने लिखा है सबने लिख लिया बोर्ड पे अपनी कॉपी में? Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट है कुछ चीज राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या है वो अपन देखते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आपको पता ही होगी, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बेसिकली। राइट एंगल ट्राइंगल इज बेसिकली एक एंगल 90 का होना चाहिए। तो 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, एक साइड होती है परपेंडिकुलर और एक साइड होती है बेस, ठीक है। शायद मैंने पहले भी कभी पढ़ाया होगा आपको, तो मैंने ये भी बताया होगा कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल कहीं पर भी है तो वहां पर एक बहुत फेमस थ्योरम का यूज होता है, और वो फेमस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, करेक्ट। सो एज पर पाइथागोरस थ्योरम हमको मालूम है कि h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। पर अपन को हमेशा ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि ये कैलकुलेशन बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। सो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने क्वेश्चंस में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का यूज करते हैं, राइट।
पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का यूज करते हैं, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17। बेसिकली ट्रिपलेट्स और भी होती है, पर अपना इन 4 ट्रिपलेट्स की मदद से काम बन जाएगा, तो इसलिए अपने को और ज्यादा ट्रिपलेट्स याद करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने ट्रिपलेट्स जो लिखी हैं, ये बेसिकली क्या है, 3, 4, 5 में 5 सबसे बड़ी साइड है, 5, 12, 13 में 13, 7, 24, 25 में 25 और 8, 15, 17 में 17। तो ये जो साइड है ये किसका काम करती है, ये काम करती है हाइपोटेन्यूस का। ये किसका काम करती है, हमेशा हाइपोटेन्यूस का, करेक्ट। और जो बची कुची 2 साइड्स है वो एक परपेंडिकुलर का और एक बेस का। अब सपोज ये बेस है तो दिस विल वर्क एज अ परपेंडिकुलर, मतलब वाइस वर्सा चलता है कि एक परपेंडिकुलर और एक बेस। क्लियर है। बाकी जो सबसे बड़ी साइड है वो हमेशा किसका काम करती है, वो काम करती है हमेशा हाइपोटेन्यूस का। क्लियर है बिल्कुल, बोलो ये क्लियर है। तो अपन बहुत ज्यादा इस पाइथागोरन ट्रिपलेट का यूज करते हैं, पर्टिकुलरली वो क्वेश्चंस या वो चैप्टर्स में जहां पर कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम का यूज हो रहा हो, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हो सकता है कैलकुलेशन को बढ़ा दे। तो अपने पास 4 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं, इनकी मदद से अपन कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो मेरा मेजर काम था बताने का, ये तो खैर मैं शायद पहले भी बता चुका हूं। अब मेरा जो मेजर काम था बताने का वो क्या था, वो अपन देखते हैं। मेजर काम ये है यहाँ पर कि सपोज आई हैव अ ट्राइंगल ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, करेक्ट। अब मैंने ये पॉइंट B, मतलब राइट एंगुलर वर्टेक्स, इसको बोला जाता है राइट एंगुलर वर्टेक्स, इससे मैंने AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। AC पर क्या कर दिया मैंने, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब मुझे कितने ट्राइंगल मिले, एक ट्राइंगल तो है मेरे पास सबसे बड़ा ABC जो इनिशियल था, दूसरा ट्राइंगल हो गया, सपोज दिस पॉइंट इज D है ना, तो दूसरा ट्राइंगल हो गया ट्राइंगल ADB, और तीसरा ट्राइंगल हो गया ट्राइंगल BDC। 3 ट्राइंगल मिले मुझे, एक तो सबसे बड़ा ट्राइंगल, दूसरा ये वाला ट्राइंगल BDC, तीसरा ये वाला ट्राइंगल ABD या BDA, जो भी आपको नाम देना हो, ADB जैसा भी देना हो, और एक बड़ा ट्राइंगल ABC, करेक्ट। अगर ऐसा कुछ होता है, सुनना मेरी बात अच्छे से, कि अगर ऐसा कुछ होता है तो these triangles are similar। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या होता है, these triangles are similar। ऐसा कुछ मतलब क्या कुछ, एक ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, ये मैंने फिर से बना दिया कि ये A ये B पर राइट एंगल था, और यहाँ राइट एंगुलर वर्टेक्स से मैंने सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, तो मुझे 3 ट्राइंगल मिले, 1, 2 और एक पूरा ट्राइंगल, करेक्ट। तो ये तीनों ट्राइंगल कैसे होते हैं, ये तीनों ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। बात समझ में आ गई, बोलो क्लियर है। Yes, sir. है ना, तो ये तीनों ट्राइंगल कैसे होते हैं, हमेशा सिमिलर होते हैं। डन, चलो। अब एक तो ये चीज अपन ने पढ़ ली। अब इसके बाद की क्या चीज है, देखो आज मैं ना सिर्फ तुमको प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूँ। अब इसके बाद की ट्राइंगल से रिलेटेड 1-2 चीजें और बची हुई हैं, पर वो मैं आज कवर नहीं करूंगा, वो मैं किसी और क्लास में कवर करूंगा, क्योंकि वो अभी कवर कर दिया तो बहुत कुछ मिक्सचर हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में। तो ट्राइंगल में जो बेसिक चीज थी वो तो यही है। अभी हमको पढ़ना है, ऑल्दो ट्राइंगल में सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ना है अपने को, वहां पर अपने को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में पढ़ना है, अपने को एल्टीट्यूड के बारे में पढ़ना है, अपने को एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़ना है, और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है।
तो बहुत कुछ वो भी है ट्राइंगल का पार्ट अभी, बट अभी फिलहाल में हमारा आज का काम हो जाएगा ट्राइंगल्स को इतना पढ़ के, क्योंकि अभी अगर मैं वो पढ़ा दूंगा तो मुझे मालूम है कि गेट कंफ्यूज और थोड़ा सा मिक्सचर भी हो जाएगा। तो अभी अपन ट्राइंगल्स को और आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे, तो ट्राइंगल को आज अपन इतना ही छोड़ रहे हैं, ठीक है, इस क्लास में। अब ट्राइंगल के बाद कुछ चीजें और हैं जिनके बारे में मैं तुमको बताऊंगा, तो उसके बाद तुम्हारा ट्राइंगल्स मतलब जो ज्योमेट्री वाला आगे का पार्ट है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो ट्राइंगल्स वाला है वो अपन अगली क्लास में लेंगे, ठीक है। जो बचा कुछ अपना ट्राइंगल्स का पार्ट है, हार्डली इट विल टेक हाफ एन आवर और 1 आवर मान के चलो कि अपन को वो पार्ट कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो ट्राइंगल्स में अपने को इतना ही पढ़ना है। अब ट्राइंगल के बाद अभी अपन ने 3 लाइन की बात करी, अब अपन लाइन बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल के बाद जो 4 लाइन का अपना फिगर बना उसको अपन क्या बोलते हैं? quadrilaterals, क्वाड्रिलेटरल्स, करेक्ट। हमारा जो 4 लाइन का फिगर बना उसको अपन क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल की अलग अलग कैटेगरी होती है, अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो एक अपन को स्क्वायर के बारे में पढ़ना है, हमको रेक्टेंगल के बारे में पढ़ना है, हमको पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ना है, अपने को रोम्बस के बारे में पढ़ना है, अपने को ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ना है, करेक्ट। बेसिकली ये कुछ 5 हैं, 5 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनके बारे में मेजरली अपने को पढ़ना है: स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम। अगर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी हैं जो इनसे मिलती जुलती है तो उसको नाम दिया गया है। अगर कुछ ऐसा फिगर आता है कि जो प्रॉपर्टी इससे मैच नहीं कर रही है तो उसको बेसिकली फिर अपन क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल ही बोलेंगे। अब अगेन ज्योमेट्री के बाद अगला चैप्टर अपना आएगा मेंसुरेशन, दैट इज टोटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। पर उसके लिए अपने को ये बेसिक प्रॉपर्टी स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम की पता होना चाहिए। तो अभी फिलहाल में अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कि हम स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, रेक्टेंगल की पढ़ रहे हैं, पैरेललोग्राम की, रोम्बस की, ट्रेपेजियम की। तो अपना ये पार्ट भी कवर हो जाएगा। क्लियर है? सो आई एम स्टार्टिंग विथ स्क्वायर और इनकी प्रॉपर्टीज में यहाँ पर लिखते भी जाता हूँ। सबसे पहला है SQUARE, स्क्वायर, है ना। अब स्क्वायर क्या है? स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जहां पर पहली प्रॉपर्टी ऑल साइड्स आर इक्वल, ये करेक्ट। दूसरी प्रॉपर्टी ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट इज ऑफ 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट इज ऑफ 90 डिग्री। तीसरी प्रॉपर्टी, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, इसके डायगोनल्स भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। एक डायगोनल ये और दूसरा डायगोनल ये, है ना। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई इसकी? डायगोनल्स आर इक्वल, करेक्ट। तो मेजरली 3 प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर में: ऑल साइड्स आर इक्वल, और एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। इसके आगे का जो कुछ भी अपन आगे मेंसुरेशन चैप्टर में ही देखेंगे, या नहीं देख रहे। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, मेरा लैपटॉप मुझे चार्जिंग लगाना है। चलो तुम लोग तब तक इसको नोट करो, तब तक मैं चार्जर कनेक्ट करता हूँ। चलो देखें आगे। स्क्वायर के बाद सबको स्क्रीन दिख रही है प्रॉपर? हेलो? यस सर, दिख रही है। ओके, चलो। स्क्वायर के बाद अगला क्या है? अगला है रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल इज बेसिकली एक ऐसा फिगर जहां पर 2 साइड बराबर हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि
ऑपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दूसरा अपन लिखेंगे ऑल एंगल्स आर इक्वल। अगेन यहाँ पर भी एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का और ये 90 का। करेक्ट। तीसरा है अगेन यहाँ पर कि डायगोनल्स आर इक्वल। यहाँ पर भी जो डायगोनल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। भाई ये डायगोनल और ये डायगोनल दोनों कैसे हो गए? बराबर। रेक्टेंगल की बस इतनी प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट रेक्टेंगल के बाद तीसरा जो अपना फिगर है वो आएगा रोम्बस। अब ये फिगर के बारे में थोड़ा सा अपने को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस फिगर की प्रॉपर्टी पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसकी अगर प्रॉपर्टी पता हो तो आप बहुत सारे इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मतलब क्वेश्चन जो लगते हैं कि बड़े टफ लेवल के हैं बट वो होते बहुत इजी हैं अगर इसकी प्रॉपर्टीज अपने को पता है तो। अब रोम्बस इज बेसिकली स्क्वायर को अगर हमने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, सो वी विल गेट अ फिगर कॉल्ड रोम्बस। स्क्वायर को आप थोड़ा सा टेढ़ा कर दोगे तो क्या बनेगा? आपका एक फिगर बनेगा जिसको आप क्या बोलते हो? रोम्बस बोलते हो। करेक्ट। तो रोम्बस की जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी, दैट इज ऑल साइड आर इक्वल। ये 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 चारों साइड बराबर होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तीसरी प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, दैट इज सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल मतलब जो पास पास वाले एंगल है उनका सम 180 डिग्री होता है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 होगा, ये वाला और ये वाला 180 होगा, ये वाला और ये वाला 180 होगा, ये वाला और ये वाला 180 होगा। जो भी पास पास वाले एंगल है उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। उसके बाद क्या प्रॉपर्टी है? डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। लिखता हूं पहले मैं प्रॉपर्टी, फिर समझाऊंगा कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं आर नॉट इक्वल बट bisect each other at 90 डिग्री। इसके डायगोनल्स बराबर नहीं होते पर वो एक दूसरे को 90 पर कट करते हैं। मतलब यह 90 का एंगल, ये 90 का एंगल, ये 90 का एंगल और ये 90 का एंगल। इफ दिस इज द सेंटर तो वो 90 के एंगल पर एक दूसरे को कट करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस पर बेस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, एक डायगोनल बड़ा होता है, एक डायगोनल छोटा होता है, बट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब यहाँ पर भी बात समझना कि ज्योमेट्री में दो वर्ड आपको बार बार हर क्वेश्चन में आप देखोगे कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं, जिसमें एक वर्ड होता है इंटरसेक्ट और दूसरा वर्ड होता है बाइसेक्ट। एक होता है इंटरसेक्ट और दूसरा होता है बाइसेक्ट। ठीक है। अब इंटरसेक्ट का मतलब होता है सिर्फ कट करना। सपोज ये लाइन है, इस लाइन पर ये मैंने परपेंडिकुलर डाला, कट हो गई, तो दिस इज इंटरसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में कट करना, कि जब मैंने इस लाइन के ऊपर कोई परपेंडिकुलर डाला या कोई बाइसेक्टर डाला तो इस लाइन ने इस लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, तो दिस इज कॉल्ड बाइसेक्ट। बात समझ में आई?
कि इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। देखो ये दो टर्म पूरे क्वेश्चन का नेचर बदल देते हैं। अगर बाइसेक्ट हो गया तो आपको एक और नई प्रॉपर्टी मिल गई कि भाई ये इसके बराबर है, मतलब आप क्वेश्चन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो जो आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे। और इंटरसेक्ट है तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा आपको। तो ये दोनों वर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का नेचर बदल देते हैं या क्वेश्चन का नेचर बदल देते हैं कहीं ना कहीं। तो आपको इन दोनों वर्ड का मतलब ध्यान रखना है और क्वेश्चन करते टाइम अप्लाई भी करना है कि इंटरसेक्ट मतलब सिर्फ कट करा है और बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में कट करा है। तो फिलहाल में इस क्वेश्चन या इस सिचुएशन में क्या बोला है कि द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि अगर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये एक दूसरे को कट कर दिया, उन्होंने बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट करा मतलब ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया। सोच के देखो, अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करा तो अगर मैं इसको नाम देता हूं ए बी सी डी एंड सपोज दिस इज ओ, so I can say AO and OC is equal, OB and OD is equal। क्यों? क्योंकि उसने बाइसेक्ट करा। बाइसेक्ट भी काय पे करा? 90 पर बाइसेक्ट करा। अब जहां पर भी 90 की बात आ गई, ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरन ट्रिपलेट का यूज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल क्लियर है। तो ये चीज है, बिल्कुल इसको नोट करो। अब बात समझ में आई? डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। और ऊपर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाए तो जो अपने को फिगर मिलता है वो क्या मिलता है? पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल को थोड़ा सा टेढ़ा करना है, फिगर मिलेगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरी प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वही जो कि रोम्बस में थी, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। तीसरी प्रॉपर्टी, वही जो रोम्बस में थी, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, पास पास वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है। चौथी प्रॉपर्टी अगेन इसमें भी वही है कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ डिफरेंस क्या है? यहाँ दे जस्ट बाइसेक्ट ईच अदर, नॉट एट 90 डिग्री। रोम्बस में हो रहा था कि भाई 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि द डायगोनल्स जस्ट बाइसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब जब वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, इफ दिस इज द पॉइंट। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं कर रहे, दे आर जस्ट बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये हो गया पैरेललोग्राम। ये क्लियर है सभी को? यस। और आखिरी है पैरेललोग्राम के बाद जो आखिरी है वो है आपका ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम क्या है? इस टाइप के फिगर को हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। एक कंडीशन होती है ट्रेपेजियम में, ये ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। इक्वल नहीं है, वो भी इक्वल नहीं है, वो भी क्या है? पैरेलल है। मतलब ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, बस वो भी इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, इट इज ओनली पैरेलल। बात समझ में आ गई?
इवन ओनली वन पेयर ऑफ बोथ साइड इज पैरेलल, तो उस टाइप के फिगर्स को क्या बोलते हैं अपन? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ऐसा भी बनता है, ट्रेपेजियम ऐसा भी बनता है, ट्रेपेजियम ऐसा भी बनता है, कुछ भी हो सकता है, बस एक पैरेलल दिख रही है ना अपने को, बस वो भी इक्वल नहीं है और एक तो अनइक्वल दिख ही रही है। अब अनइक्वल इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि पैरेलल तो हो ही नहीं सकती। क्लियर हो गई बात? बोलो हाँ या ना, जवाब दो। यस Yes, sir. डन। तो ये अपन ने क्वाड्रिलेटरल कवर करा, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज कवर करी। अब बस वही है, अब इसमें कुछ भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर ट्राइंगल भी बन जाएगा, इसमें पैरेलल लाइन भी होगी, इसमें इंटरसेक्टिंग भी होगी, सब कुछ होगा। तो अब जो क्वेश्चन बनेंगे वो कहीं ना कहीं जो अपन ने पुराना पढ़ा है उससे रिलेटेड बनेंगे। करेक्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, अलग अलग टाइप के फिगर। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड का फिगर, पेंटागन 5 साइड का फिगर, हेप्टागन 6 साइड का फिगर, हेप्टागन 7 साइड का फिगर, ऑक्टागन 8 साइड का फिगर, नोनागन 9 साइड का फिगर, डेकागन 10 साइड का फिगर, ऐसे अलग अलग नाम है। तो हमने ओवरऑल उसको नाम दे दिया पॉलीगॉन। ओवरऑल क्या नाम दे दिया अपन ने? पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन स्टार्ट्स फ्रॉम ट्राइंगल टू इंफिनिटी, कितनी भी साइड का फिगर हो, है ना, जो हमारे लिए बनाना पॉसिबल हो। तो ट्राइंगल से स्टार्ट होता है, कोई भी क्लोज फिगर को क्या बोला जाता है? पॉलीगॉन। अब इट कैन बी ट्राइंगल, इट कैन बी क्वाड्रिलेटरल, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो अब पॉलीगॉन में अपना क्या है काम कि हम मेजरली यहाँ पर बात करेंगे रेगुलर पॉलीगॉन की। अपन को जो अब यहाँ जो क्वेश्चंस बनेंगे वो किससे रिलेटेड बनेंगे? वो बनेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब ये होता है बेसिकली, या रेगुलर तो आ ही गया यहाँ पर रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब यहाँ पर ऐसा होता है कि वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल, वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑब्वियस सी बात है कि ऑल एंगल्स विल बी इक्वल। पॉसिबल ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो इस टाइप के पॉलीगॉन को अपन क्या बोलते हैं? इस टाइप के पॉलीगॉन को अपन रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, पेंटागन इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, हेक्सागन इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। कब? जब उसके 6 साइड्स बराबर होंगी। हेप्टागन इज अ रेगुलर पॉलीगॉन कब? जब उसकी 7 साइड बराबर होंगी। ऑक्टागन इज अ रेगुलर पॉलीगॉन कब? जब उसकी 8 साइड बराबर होगी। क्लियर है? तो रेगुलर पॉलीगॉन मतलब एक ऐसा पॉलीगॉन जहां पर सारी साइड्स कैसी हो? बराबर हो, तो उनको अपन क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक है। अब हमको एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, दैट इज नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगॉन। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगॉन। किसी भी पॉलीगॉन में कितने डायगोनल होंगे? अब सपोज मैं बात करूं, बताओ मुझे, ट्राइंगल, ट्राइंगल में कितने डायगोनल होंगे? ट्राइंगल्स में कितने डायगोनल होंगे? बोलो। 3? हेलो? 0. यस, 0। ट्राइंगल में एक भी डायगोनल नहीं होता। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, डायगोनल 0 होते हैं। स्क्वायर या क्वाड्रिलेटरल जो भी 4 साइड वाला फिगर है उसमें 2 डायगोनल होते हैं। पेंटागन में कितने होते हैं, हेक्सागन में कितने होते हैं, वो अपने को देखना है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का अपने पास एक जनरलाइज फॉर्मूला है, दैट इज n into n minus 3 upon 2 इस फॉर्मूला, जिससे अपन ये निकाल सकते हैं कि कितने डायगोनल्स होंगे। क्लियर है? अब वेयर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलीगॉन। ठीक है, n into n minus 3 upon 2। अब सपोज मैंने बात करी ट्राइंगल में, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर? ट्राइंगल की बात करूंगा तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा?
3 इंटू 3 माइनस 3/2 खत्म हो गया, क्या हो गया 0, 3 माइनस 3 0 हो गया। यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी क्वाड्रिलेटरल की, तो 4 इंटू 4 माइनस 3/2 मतलब ये 4 से कट गया, ये 2 टाइम, सो 2 इंटू 1 दैट इज 2। मैं बात कर रहा हूँ सपोज हेक्सागन की, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन मतलब 6 इंटू 6 माइनस 3/2 मतलब आंसर आ जाएगा 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो आप किसी भी फिगर में डायगोनल निकाल सकते हो कि कितने डायगोनल उसमें आएंगे या कितने डायगोनल उसमें बनेंगे। क्लियर है बिल्कुल? बोलो, डन है? आया यस ना? सर। ठीक सर। है। अब नेक्स्ट है अपना इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं वो अपने को देखना है। सपोज मैंने एक कोई फिगर बनाया, लेट्स से मैंने एक हेक्सागन बना दिया, ठीक है? मेरा मतलब समझना, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अपन इजीली कनेक्ट कर पाए। मैंने एक हेक्सागन बना दिया, यहाँ मैंने कुछ एक्सटीरियर एंगल बनाए, ठीक है? सपोज एक एक्सटीरियर एंगल मैंने बनाया ये एक्सटीरियर बनेगा, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल क्या बनेगा, इंटीरियर। एक एक्सटीरियर एंगल बना दिया मैंने ये, एक एक्सटीरियर एंगल बन गया ये, एक एक्सटीरियर एंगल बन गया ये, एक एक्सटीरियर एंगल बन गया ये, और एक एक्सटीरियर एंगल बन गया ये। करेक्ट? ये सारे के सारे बन गए एक्सटीरियर एंगल। ठीक है? अब ये एक्सटीरियर है, तो जो अंदर वाला है वो क्या कहलाता है, इंटीरियर। सबसे पहली प्रॉपर्टी अब यहाँ पर ये निकल के आती है कि जितनी साइड्स होती हैं उतने ही इंटीरियर एंगल होते हैं और उतने ही एक्सटीरियर होते हैं। सपोज 6 साइड है तो 6 ही इंटीरियर एंगल होंगे, 1 2 3 4 5 6, और 6 ही एक्सटीरियर एंगल होंगे, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आता है कि भाई इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल को अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। ये देखो, इंटीरियर पर एक्सटीरियर 180, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180, कहीं से भी देख लो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर मिलाकर कितना आता है, 180 आता है। करेक्ट? फिर अब अगर अपन बात करें तो अपने को एक चीज पता होना चाहिए कि दैट इज सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। क्लियर है? जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं, चाहे वो कोई भी फिगर हो, वो 5 साइड वाला, 10 साइड वाला, 15 साइड वाला, 10 साइड, 100 साइड वाला, कितनी भी साइड का फिगर हो, उसमें जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। बात समझ में आ गई? कैसे? देखो, सपोज समझना, अब ये 6 साइड वाला फिगर है ना? अब अगर ये 6 साइड वाला फिगर है तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितना आएगा, वो मुझे बताओ तुम लोग। ये जो 6 साइड वाला फिगर है, इनके सारे एक्सटीरियर एंगल कितना, उनका सम कितना है, 360। तो एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। रीजन इज कि 360 अपॉन 6 मतलब क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई कि सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। और क्योंकि 6 साइड थी और 6 साइड थी, इसका मतलब 6 एंगल थे,
तो अगर 6 एक्सटीरियर एंगल को टोटल से डिवाइड करा तो एक एक्सटीरियर एंगल कितने का आ गया? 60 का। अब अगर एक्सटीरियर 60 का है तो इंटीरियर कितने का हो जाएगा? अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 120 आ जाएगा। हम मतलब निकाल सकते हैं बेसिकली। अब अगर आपको बोला जाए कि बताओ सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या आएगा, तो आप बता दो कि भाई 120 इंटू 6 मतलब 720 आ जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल। क्लियर है? बात समझ में आ गई? हेलो, Yes, sir. पक्का ना? बेसिकली क्या क्या प्रॉपर्टी अपन ने देखी? इंटीरियर एक्सटीरियर मिलाकर 180 होता है, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। एक्सटीरियर अगर पता है कि 360 है तो हम इंटीरियर निकाल सकते हैं कि इंटीरियर एंगल कितना आएगा। ठीक है, और भी बताता हूँ कि इंटीरियर कैसे आएगा, वो भी एक और तरीका है। अब इंटीरियर का एक तरीका ये है कि एक फॉर्मूला और होता है इंटीरियर का, दैट इज n-2 इंटू 180 डिग्री। इससे भी आपके इंटीरियर एंगल का सम आ जाएगा। पर ये याद रहे नहीं रहे इसलिए मैंने एक आपको दूसरा तरीका बता दिया। ये तो याद रहेगा ही रहेगा कि सारे एक्सटीरियर एंगल मिलाकर जो आएंगे वो कितना आएगा? 360। तो इंटीरियर अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। बट अगर अपने को फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला इज n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पर देखो 6 साइड वाला फिगर था तो 6-2 इंटू 180 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा? 4 इंटू 180 डिग्री, अगेन दैट इज 720 डिग्री। करेक्ट? तो हमको इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि इंटीरियर का सम, एक्सटीरियर का सम, अगर सम देकर रखा है तो कितनी साइड्स होंगी, इंटीरियर एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनते हैं। बात समझ में आ गई? बोलो। Yes, sir. डन? चलो, अब आज अपन एक सर्कल का ओवरव्यू ले रहे हैं कि सर्कल और क्या होगा, बस उतना ही। उसके अलावा जो सर्कल का पार्ट है वो भी अपन आगे आने वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी जो इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें थी जो मुझे आने वाले चैप्टर में लगेगी तो वो मैं तुमको समझा रहा हूँ। बाकी कल अपन मेंसुरेशन 2D 3D कोशिश करेंगे, दोनों निपट जाएगा अपना, कल या परसों जैसा भी होगा देखते हैं। और आज अपन पहले सर्कल का बेसिक्स पढ़ लेते हैं कि भाई सर्कल में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सपोज दिस इज सर्कल। अब सर्कल क्या होता है पहले अपन वो देखते हैं। किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, सपोज दिस इज कोई पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर कुछ पॉइंट्स थे। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पर कुछ पॉइंट्स थे, और जब हमने उन सारे पॉइंट्स को जोड़ दिया तो अपने को जो फिगर मिला वो क्या मिला? सर्कल मिला। ये तो सर्कल की डेफिनेशन हो गई। अब सर्कल में किस चीज को क्या बोलते हैं वो अपन देख लेते हैं, बस उतना ही अपने को आज देखना है। सर्कल के सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस तक की जो लेंथ होती है उसको क्या बोला जाता है? रेडियस। सर्कल के कोई भी दो पॉइंट की डिस्टेंस या एक लाइन की डिस्टेंस जो कि सेंटर से पास हो रही है उसको क्या बोला जाता है? Diameter. डायामीटर। सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को जोड़ देंगे तो वो क्या होता है? कॉर्ड। कॉर्ड। अब कॉर्ड का काम क्या होता है? सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करना होता है। अब एक तो डायामीटर, तो डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायामीटर को लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोलते हैं। अब कॉर्ड का एक और काम होता है कि कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। सपोज ए बी इज अ कॉर्ड, उसने सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक नीचे वाला हिस्सा और एक ऊपर वाला हिस्सा। तो जब सर्कल दो पार्ट में डिवाइड होता है तो उसको क्या बोला जाता है? सेगमेंट। सेगमेंट। ऊपर वाला पार्ट विल बी मेजर सेगमेंट, नीचे वाला पार्ट विल बी माइनर सेगमेंट। सेगमेंट में जो स्ट्रेट लाइन है उसको तो आप कॉर्ड बोल रहे हो, पर जो कर्व्ड लाइन है, पर जो कर्व्ड लाइन है उसको क्या बोलना है अपने को? तो ये किसको अपन क्या बोलेंगे? सेक्टर। आर्क। आर्क, सेक्टर नहीं, आर्क। आर्क। है ना? हाँ। नीचे वाले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे? आर्क। पर आर्क भी नहीं, दिस विल बी माइनर आर्क एंड दिस विल बी मेजर आर्क।
सेक्टर इज बेसिकली, इस पूरे पोर्शन को वी विल से सेक्टर, इस पूरे पोर्शन को आप बोल सकते हो कि एक सेक्टर का काम कर देगा। क्लियर? वो भी क्लियर नहीं करेगा, बताऊंगा क्या होता है सेक्टर भी, बताऊंगा सेक्टर कैसे बनता है। बाकी अभी फिलहाल में यही अपन देखते हैं कि हाँ इसको सेक्टर आप बोल सकते हो, सर्कल का कोई हिस्सा। ठीक है, अब इसके बाद सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके अगर कोई लाइन पास हो रही है, इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट। और सर्कल के दोनों पॉइंट को क्रॉस करके अगर कोई लाइन पास हो रही है, उसको क्या बोलोगे आप? सीकेंट। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन? सीकेंट। एक लाइन टेंजेंट, एक लाइन सीकेंट। तो हमने क्या क्या देखा? रेडियस क्लियर होगी सभी को, डायमीटर सभी को क्लियर हो गया, कॉर्ड आई गेस क्लियर है। कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, सेगमेंट एक को बोला जाता है माइनर, एक को बोला जाता है मेजर सेगमेंट। वहीं पर आर्क भी बनता है, तो एक माइनर आर्क, एक होता है मेजर आर्क, टेंजेंट, सीकेंट। इतनी चीजें जो सर्कल में अपने काम की हैं। क्लियर है? अब इसको आगे जो सर्कल में चीजें हैं वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? अब मुझे ये बताओ इतना कि आज फिलहाल में अपन ने जितना पढ़ा उतना सबको क्लियर है? बताओ। यस सर। Yes, हाँ? sir.